हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 19 फरवरी को टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है वाटर आईपीसीसीज असेसमेंट रिपोर्ट। इसमें हम आईपीसीसी के बारे में बात करेंगे, प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है ब्यूबोनिक प्लेग केस रिपोर्टेड इन द यूएस, शुड यू बी वरीड। यह आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है वाई हैव फ्रेश प्रोटेस्ट इरप्टेड इन सेनेगल। आर्टिकल द हिंदू से लिया गया है। सेनेगल में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, ये भी प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आर्टिकल हमारा चीता के बारे में होगा, प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात करेंगे। और जो नए न्यूबॉर्न कब्स हैं उसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्री 2024 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपको दिख सकता है। और जो लोग नियमित देख रहे हैं कृपया करके आप लोग कमेंट करिए। कमेंट नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं। बाकी लोग जो नए हैं, आप लोग अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वाटर आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट्स। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट मीन्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ऐसे के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्टली इस रिपोर्ट पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपके आंसर्स में जनरली जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, मिटिगेशन एडेप्टेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है, उसमें आईपीसीसी रिपोर्ट का हवाला देना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप ये करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इनकी जो रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स होती है उसको यूज़ करिए अपने मेंस के आंसर में, जो भी फाइंडिंग्स आ रही है। प्लस आप इसमें सॉल्यूशंस भी दिए होते हैं इस रिपोर्ट में, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ दी होती है, एडेप्टेशन स्ट्रैटेजी दी होती है, और किस लेवल पर हैं अभी ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो करंट स्टेटस भी दिया होता है। ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं, सॉल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से इनकी जब भी रिपोर्ट आए तो आप लोगों को पढ़ना है और उसे यूज़ भी करना है। प्री के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। आईपीसीसी के ऊपर अभी तक के डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया और पूछा जा सकता है। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल बनाई गई है क्लाइमेट चेंज पे। कब बनाई गई है? 1988 में। ठीक, तो आईपीसीसी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। IPCC established in 1988 by World Meteorological Organization and UNEP under the UN umbrella। ठीक, तो UN के अंदर ये बनाया गया है। UNEP और WMO के दोनों ने मिलके इसको फॉर्म किया है, ठीक, इस्टेब्लिश किया है। ठीक, अब इसे बनाया क्यों गया है, रीज़न क्या है? ऑब्वियसली हम क्या चाहते थे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना। पर जब तक कि हमारे पास डेटा नहीं होगा हम कैसे कम करेंगे? अभी कितना है, कितना हमें टारगेट करना है, ये सारी चीज़ों के लिए हमें डेटा की ज़रूरत होगी। और उसी डेटा वैक्यूम को ख़त्म करने के लिए ये आईपीसीसी इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? Objective is to provide at all levels with scientific information that they can use to develop climate policies। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ताकि उसके थ्रू क्लाइमेट पॉलिसीज़ डेवलप की जा सके। जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं हम वो एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज़ होना चाहिए। UNFCCC में कन्वेंशन के बारे में आप जानते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं, उसमें कई सारे टारगेट दिए हुए हैं। वो टारगेट देने का पर्पस क्या है? ताकि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम कर सकें। लेकिन हमें टारगेट बनाने के लिए डेटा तो चाहिए होगा कि इतना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो चुका है और इतना हमें कम करना है। पेरिस एग्रीमेंट में 1.5 डिग्री की बात की गई, तो ये 1.5 डिग्री के लिए जो है अलग अलग साइंटिफिक असेसमेंट किए गए और फिर ये रिपोर्ट्स आई तो बोले कि हाँ ठीक है 1.5 डिग्री तक हम कम कर सकते हैं अगर ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। तो जो क्लाइमेट पॉलिसीज़ है उनको बनाने के लिए जो डेटा की ज़रूरत है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? आईपीसीसी प्रोवाइड करता है। ठीक, इसमें यूएनएफसीसी के जितने भी मेंबर हैं वो इसके भी मेंबर हैं, 195 मेंबर्स हैं। ये सारे मेंबर वॉलंटियर करते हैं एक साइंटिफिक असेसमेंट करने के लिए और वॉलंटरीली ये सारी चीज़ें होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट
पॉइंट है, दे डू नॉट कंडक्ट देयर ओन रिसर्च, ये खुद की रिसर्च नहीं करते हैं। जितनी भी रिसर्च हो रही है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उनको ये क्या करते हैं, उन सारी रिसर्च को कलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से एक सिंथेसिस बनाते हैं सारी रिपोर्ट का, एक बोलना चाहिए सारी रिपोर्ट की जितनी भी फाइंडिंग्स है उसको लेकर के एक सिंगल रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक, और ये बेसिकली खुद की रिसर्च नहीं करते हैं। यहाँ आपका जो है ये ऑप्शन आ सकता है और आपसे गलत हो सकता है, क्योंकि ये रिपोर्ट बनाते हैं तो आपको ये भी लगेगा कि खुद की रिसर्च करते होंगे, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये खुद की रिसर्च नहीं करते हैं। जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है उसी का असेसमेंट करते हैं और उसके बाद एक जो है सिंगल रिपोर्ट तैयार की जाती है सारी रिपोर्ट से मिला करके। ठीक, अभी तक के इन्होंने 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स बना चुके हैं, 6 असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज़ कर चुके हैं, 3 स्पेशल रिपोर्ट रिलीज़ कर चुके हैं और मेथोडोलॉजी रिपोर्ट्स भी इन लोग क्या कर चुके हैं, रिलीज़ कर चुके हैं। मेनली जो रिपोर्ट है वो किससे रिलेटेड है, वो गाइडलाइन प्रोवाइड करती है ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड एमिशन को और उसके रिमूवल को कैसे किया जाए। ठीक, लास्ट जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो इनकी कौन सी है, AR6 सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट, जो कि 2021-22 में आई थी। AR6 की टोटल 3 रिपोर्ट रिलीज़ हो चुकी है 2020 और 21 में। ठीक, इसमें मेनली क्या एग्जामाइन करते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस, अडॉप्टेशन एंड वनरेबिलिटीज़ एज वेल एज मिटिगेशन आस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अडॉप्टेशन कैसे करेंगे, मिटिगेशन कैसे होगा और वनरेबिलिटीज़ क्या क्या है। ठीक, कौन कौन सी कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा इशू है, कौन सी कंट्री को अभी बेहतर स्टेज पे है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस को डील करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें AR6 या फिर इनकी असेसमेंट रिपोर्ट में रहता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं AR6 के बारे में। थोड़ा बहुत AR6 के बारे में दिया हुआ है। AR6 में वार्निंग दी गई है कि 1.5 डिग्री जो सेल्सियस है, जो हमने टारगेट किया है कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, वो ऑलमोस्ट हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं और ब्रीच करने वाले हैं 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को। ठीक, तो हमारे पास टाइम अब उतना नहीं रहा है, हमें दोबारा से इवैल्यूएशन करना होगा अपने टारगेट्स का, और उसके साथ साथ इसमें कुछ ऑप्शंस भी, स्ट्रैटेजीज़ भी बताई गई है टू रिड्यूस द वार्मिंग, टू अडॉप्ट एंड बिल्ड रेजिलियंस इन नेचुरल सिस्टम। ठीक, तो अडाप्टेशन और मिटिगेशन के लिए स्ट्रैटेजीज़ भी AR6 में दी गई है। अभी क्यों आया है, क्योंकि रिसेंटली IPCC ने अपनी 7th साइकिल इनिशिएट कर दी है बाय इलेक्टिंग IPCC ब्यूरो। IPCC ब्यूरो जो है इलेक्ट हो चुका है AR7 रिपोर्ट के लिए। AR7 की जो नेक्स्ट सिंथेसिस रिपोर्ट आने वाली है ना, उसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। बाय जनवरी 2024 द ब्यूरो मेंबर मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन टर्की टू डिस्कस बजटिंग इशू, टाइमलाइन फॉर वेरियस रिपोर्ट एंड वर्क प्रोग्राम। 2024 जनवरी में पहली बार ये जो IPCC ब्यूरो थी वो उनके मेंबर्स पहली बार मीटिंग कर रहे थे टर्की में, जहां उन्होंने बजटिंग इश्यूज़ और टाइमलाइंस फॉर वेरियस रिपोर्ट, कब रिपोर्ट लाना है हमें, कब रिपोर्ट रिलीज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें डिसाइड की गई। ठीक, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने IPCC से रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी AR7 असेसमेंट रिपोर्ट को 2028 के पहले पब्लिश कर देगा। 2028 क्यों, क्योंकि जो ग्लोबल स्टॉक टेक होने वाला है सेकेंड नंबर का, वो 2028 में ड्यू है। फर्स्ट कब हुआ था, 2023 में। ठीक, GST ग्लोबल स्टॉक टेक के बारे में तो हमें जानकारी होगी, नहीं है तो अभी बता देता हूँ। बेसिकली ऐसा क्यों रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ताकि कंट्रीज़ जो है अपनी खुद की प्रोग्रेस को मेजर कर सके, और मेजर करने के लिए कुछ डेटा तो चाहिए होगा ना कि कितना जो है ग्लोबल एमिशन हो रहा है, पीछे पहले का कितना हो रहा था, अब कितना हो रहा है। तो ये रिपोर्ट हमें जो डेटा वैक्यूम है उसको फिल करने के लिए हेल्प करेगी। तो कंट्रीज़ को अगर ग्लोबल स्टॉक टेक करने के पहले ये डेटा मिल जाएगा तो वो अपनी जो अपनी प्रोग्रेस है उसे मेजर कर पाएंगे। ठीक, ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है, ये पेरिस एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था कि हर 5 साल में 2023 के बाद से क्या होगा, ग्लोबल स्टॉक टेक होगा। ये ग्लोबल स्टॉक टेक में बेसिकली हम अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते हैं, असेस करते हैं कि हमारे जो टारगेट थे
हम लोगों ने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट बनाए थे, वॉलेंटरी डिसाइड किया था सारी कंट्रीज़ ने, उस टारगेट के अगेंस्ट में हमने कितना अचीव किया है। और अगर हम टारगेट अचीव कर चुके हैं तो हम नेक्स्ट क्या करें, जिससे हमारा ओवरऑल टेम्परेचर अर्थ का 1.5 डिग्री या फिर मैक्स टू मैक्स 2 डिग्री से ज़्यादा राइज ना हो। तो ये असेसमेंट प्रोसेस है, इसको ग्लोबल स्टॉक टेक कहा गया है। 2023 के बाद से हर 5 साल में होने वाली है, 28 में, 33 में, 38 में। ठीक, तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट की गई है। ओवरऑल यही आर्टिकल है, इससे ज़्यादा आर्टिकल काम का नहीं है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ग्लोबल स्टॉक टेक इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल है ब्यूबोनिक प्लेग केस रिपोर्टेड इन द यूएस, शुड यू बी वरीड। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीज़ थीम के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो कीवर्ड्स हैं ब्यूबोनिक प्लेग से वो क्या हैं, ब्लैक डेथ, ब्लैक स्वान, ये सारे कीवर्ड्स इसी से रिलेटेड है। अगर आपको छोटी मोटी CSIR या कोई भी एग्ज़ाम होती है उसमें ये सारे कीवर्ड्स पूछे जा सकते हैं, जो कि डायरेक्टली किससे रिलेटेड होंगे, ब्यूबोनिक प्लेग से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब समझते हैं कि ये आर्टिकल आया क्यों है। रिसेंटली यूएस में फर्स्ट केस कंफर्म हुआ है ब्यूबोनिक प्लेग का सिंस 2005। लास्ट केस 2005 में मिला था, अभी 2024 में पहला केस कंफर्म किया गया है। और माना जा रहा है कि जो पर्सन जिसको ये हुआ है वो ये डिसीज़ उसकी सिक कैट से आई है। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में डिटेल में। क्या होते हैं ब्यूबोनिक प्लेग। द प्लेग इज़ कॉज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस, अ जोनेटिक बैक्टीरिया। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा ये बैक्टीरियल डिसीज़ है। दूसरा ये जोनेटिक डिसीज़ है। जोनेटिक का मतलब ये होता है कि अगर एनिमल इन्फेक्टेड है तो उसका जो डिसीज़ है वो ह्यूमन में ट्रांसमिशन हो जाए, है ना, स्प्रेड हो जाए एनिमल टू ह्यूमन, उसी डिसीज़ को हम जोनेटिक डिसीज़ बोलते हैं। सारी डिसीज़ जोनेटिक नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए लम्फी डिसीज़ की बात कर लूँ, जो कि सिर्फ काऊ को इन्फेक्ट करती है, लम्फी वायरस आपने सुना होगा। ठीक, तो सारी डिसीज़ेज जोनेटिक नहीं होती। ब्यूबोनिक प्लेग जोनेटिक डिसीज़ है और इसलिए हम पढ़ रहे हैं और इतनी चिंता भी कर रहे हैं कि ह्यूमन को तो नहीं होगी, जानवरों को तो हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ह्यूमन को नहीं होना चाहिए। ठीक, ये जो बैक्टीरिया है ये यूजुअली फाउंड होता है स्मॉल एनिमल्स में एंड देयर फ्लीज में। रैट हो गए, कैट हो गई, इनमें जनरली ये बैक्टीरिया मिलता है। और फ्लीज, मक्खी मच्छर जो उनको काटते हैं वो भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। ह्यूमन को किस तरीके से हो सकता है, अकॉर्डिंग टू WHO 3 वेज़ हैं ह्यूमन को होने के। एक तो जो मक्खी मच्छर है जो कि इन्फेक्ट हो गया है वो आपको काट दे, अगर वो आपको काट देगा तो आप भी इन्फेक्ट हो जाओगे। दूसरा, अगर आप अपने जानवर या कैट के पास या फिर रैट आपको काट दे, इनके पास अगर आप रहते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है तो आप डायरेक्टली एक्सपोजर के कारण आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और तीसरा, मान लीजिए किसी ह्यूमन को हो गया है और वो खूब खांस रहा है, छींक रहा है, तो जो ड्रॉपलेट्स होंगे उसके ट्रांसमिशन, इन्हेलेशन से भी आपको हो सकता है। ये 3 तरीके हैं ये ब्यूबोनिक प्लेग के ह्यूमन ट्रांसमिशन होने के। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिम्टम की। जो ब्यूबोनिक प्लेग है वो स्पेसिफिकली उन केसेस को कहा जाता है जिसमें बैक्टीरिया लिम्फ नोड पे अटैक करता है, लिम्फ नोड्स पे डायरेक्टली अटैक करता है, उन्हीं केस को हम ब्यूबोनिक प्लेग कहते हैं। और इस केस में जो सिम्टम होते हैं वो फीवर होता है, हेडेक होता है, वीकनेस हो जाती है, स्वॉलन लिम्फ नोड हो जाते हैं। और जनरली लिम्फ नोड पे डायरेक्टली अटैक कब होता है, जब फ्लीस के थ्रू आपको इन्फेक्शन हो, मतलब आपको मच्छर ने काट दिया हो, इन्फेक्टेड मच्छर ने, तब जो है आपके लिम्फ नोड पे अटैक होता है, उसी को हम ब्यूबोनिक प्लेग कहते हैं। ठीक, दूसरा होता है सेप्टिसिमिक प्लेग। ये कब होता है, जब बैक्टीरिया आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाए। और अगर ये तभी होता है जब ब्यूबोनिक प्लेग ट्रीटेड नहीं होता है, मतलब अगर आपने इनिशियल स्टेज में ब्यूबोनिक प्लेग को ट्रीट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वही बैक्टीरिया आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाए तो नेक्स्ट जो बीमारी होती है वो सेप्टिसिमिक प्लेग होती है और उसके जो सिम्टम हैं वो बहुत ज़्यादा जो है सीरियस होते हैं। जो नेक्स्ट होता है वो है न्यूमोनिक प्लेग। न्यूमोनिक प्लेग तो आप जानते ही होंगे, ये सबसे डेंजरस होता है। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो आपके लंग्स में एंटर कर जाता है और फिर आपको निमोनिया सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। ये 3rd स्टेज होती है और ये सबसे ख़तरनाक होता है। अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो इसमें डेथ होना ऑलमोस्ट 100% श्योर रहता है। ठीक, तो ये सबसे डेंजरस फॉर्म होता है। ठीक, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं
और ये कंटेजियस भी होता है ना। जो निमोनिक होता है उसी में खांसी होती है सबको, और उसके थ्रू ये जो इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट है अगर आप इनहेल कर लेंगे तो आपको भी ये हो जाएगा। तो जो थर्ड स्टेज होती है उसी से स्प्रेडिंग ह्यूमन टू ह्यूमन होती है, जो निमोनिक प्लेग है उसी के थ्रू। ठीक, व्हाट वाज द ब्लैक डेथ इम्पैक्ट? ब्लैक डेथ के बारे में जानते होंगे, ये एक सिंगल मोस्ट डेडली डिसीज आउटब्रेक था, है ना। ब्लैक डेथ जनरली ब्यूबॉनिक प्लेग को ही कहा जाता है। पूरे यूरोप का 14th सेंचुरी में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई थी ब्यूबॉनिक प्लेग से, क्योंकि उस समय एंटीबायोटिक्स तो नहीं थे इसलिए, है ना। ये डिसीज़ आउटब्रेक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा आउटब्रेक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हुआ था वो ग्रेटर इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक हुआ था 1918 और 20 में, और उसके बाद अभी रिसेंटली कोविड-19 हुआ है। अब तो कोविड-19 को डील करने की हमारी क्षमता काफ़ी बढ़ चुकी है ना। ऑलरेडी अपना हेल्थ सिस्टम अच्छा है, लेकिन 1918 में और फिर 14वीं सेंचुरी में सोचो तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन पूरी वाइप आउट हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट, अभी हमारे लिए कोई चिंता की बात है? बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है। बैक्टीरियल डिसीज़ है, कोई इशू नहीं है। वायरल डिसीज़ में थोड़ा दिक्कत जाती है, बैक्टीरियल डिसीज़ में इतना कोई इशू नहीं है। और अब हम इस डिसीज़ के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं, बहुत सारी रिसर्च भी हो चुकी है, तो हम तैयार हैं इस पर्टिकुलर डिसीज़ से डील करने के लिए, तो कोई भारी इशू नहीं है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है 7 चीताज बॉर्न इन कूनो, चैलेंजेस एंड द वाइल्ड वर्सेस प्रोटेक्टेड डिबेट। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट चीता के बारे में इस बार आपको क्वेश्चन दिख सकता है। अगर क्वेश्चन आसान आया तो आपको सिंपल प्रोजेक्ट चीता के बारे में पूछ लेंगे, या फिर ये पूछ लेंगे कि कौन से नेशनल पार्क में रीइंट्रोडक्शन किया गया था, कौन सी कंट्री से आया था। ये सब थोड़ा डिफ़िकल्ट आया तो आपको क्या पूछ सकते हैं, एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता के बीच में डिफरेंस। ये सारी चीज़ें आप कई बार पढ़ भी चुके होंगे। अगर और डिफ़िकल्ट आया है तो हो सकता है आपको लाइफ साइकिल ऑफ चीता के बारे में पूछ ले, जो कब्स हैं बॉर्न होने के बाद किस तरीके से बड़े होते हैं उसके बारे में इस आर्टिकल में बात करेंगे। और जो इनकी लाइफ साइकिल है उसमें वाइल्ड वर्सेस प्रोटेक्टेड डिबेट के बारे में बात करेंगे, जो कि मेंस में पूछी जा सकती है, इनफैक्ट इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, बहुत ज़्यादा आपके प्री के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज़्यादा। ठीक, शुरू करते हैं। न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली कूनो नेशनल पार्क में 7 चीता ने जन्म लिया है। 4 जो कब्स हैं वो चीता ज्वाला से बॉर्न हुए हैं, और 3 चीता आशा से। ये नाम है, यूपी पीसीएस वगैरह में ये सब चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें पूछ ली जाती है। ठीक है, तो जो 7 न्यूबॉर्न बच्चे हैं ये प्रोजेक्ट चीता का फ्यूचर हो सकते हैं। स्पेशली कब? जब पिछले 1 से 1.5 सालों में 7 अडल्ट चीता और 3 बच्चे जो है ख़त्म हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद से ये जो 7 बच्चे हैं ये एक अच्छी बात है, ये प्रोजेक्ट चीता का फ्यूचर बन सकते हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं उनकी बात करेंगे। पहले कब्स की जो साइकिल है, लाइफ साइकिल, उसकी बात कर लेते हैं। जब जन्म होता है तो इनका वेट 8.5 से 15 ऑन्सेस के आसपास होता है। ये ब्लाइंड होते हैं और हेल्पलेस होते हैं। इनकी जो मदर होती है यही उन्हें, है ना, पेशेंटली ग्रूम करती है और इन्हें वार्मथ और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है, इन फ्यू डेज मदर विल लीव टू हंट। कुछ दिनों में मदर हंट के लिए निकल जाती है, और कब्स को जो है सिक्लूडेड नेस्ट में रहना पड़ता है अगले 6 से 8 हफ्तों में, विच वॉज रेगुलरली मूव्ड बाय देयर मदर। उनकी जो मदर होती है वो नेस्ट को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन लेके चले जाती है, ताकि प्रीडेटर जो है डिटेक्ट ना करें, टू अवॉइड डिटेक्शन बाय द प्रीडेटर। और इस तरीके से शुरू के जो 6 हफ्ते होते हैं वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं कब्स के लिए, और उसमें जो सबसे बड़ा रोल रहता है उनकी मदर का होता है। नेचुरल अगर आप बात करें तो नेचुरल प्रोटेक्शन जो है वो लॉन्ग मेंटल ऑफ हेयर ऑन देयर बैक्स, इसके थ्रू उनको मिलता है। इससे उन्हें वार्मथ भी मिलती है, और दूसरा जो प्रीडेटर होते हैं वो उससे बचाने में भी ये जो इनकी लॉन्ग ब्लैक फर हेयर होते हैं ये मदद करते हैं। ठीक, तो शुरू के 6 हफ्ते सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि 10 में से सिर्फ एक कब शुरू के 6 हफ्ते में सर्वाइव कर पाता है। ये जो है अगर आप डेटा की बात करें तो सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है कब्स का। ठीक, नेक्स्ट है,
4 से 6 महीने के बीच में चीता जो कब्स हैं वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, वो क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं पेड़ों में। ठीक, जो ट्रीज़ होते हैं उसमें चढ़ना शुरू करते हैं, और ये एक ऑब्जर्वेशनल पॉइंट भी है कि यहाँ से वो अपने प्रीडेटर्स को देखना भी शुरू कर देते हैं। 1 साल की एज के बाद कब्स अपनी मदर के साथ हंट करना शुरू कर देते हैं, और 18 महीने के बाद वो अपनी मदर से अलग हो जाते हैं। जो मेल सिबलिंग होते हैं वो ग्रुपिंग कर लेते हैं, कोलिशन बना लेते हैं, और जो महिलाएं होती हैं, जो फीमेल होती हैं, वो अकेले लाइफ जीती हैं अनटिल देयर ओन कब्स आर बॉर्न। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो मेल होते हैं वो अपना कोलिशन बना के रहते हैं, यूनियन में रहते हैं, और महिलाएं जो कब्स होती हैं, जो फीमेल चीता होगी, वो जो है क्या करेंगी, अकेले रहेंगी, सॉलिडेरिटी वाली लाइफ जिएंगी जब तक कि उनके खुद के जो बच्चे हैं वो जन्म नहीं ले लेते। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वाइल्ड वर्सेस प्रोटेक्टेड। ये क्या है डिबेट, वाइल्ड वर्सेस प्रोटेक्टेड। अब जो 7 कब्स पैदा हुए हैं उसको या तो कैप्टिविटी एरिया में, प्रोटेक्टेड एरिया में रखा जाए, अगले 6 हफ्तों तक उसका सर्वाइवल जो है इंश्योर किया जाए, उसके बाद उन्हें वाइल्ड एरिया में क्या किया जाए, रिलीज़ किया जाए, या फिर उन्हें वाइल्ड एरिया में रिलीज़ कर देते हैं, और नेचुरली जो उनका सर्वाइवल होगा उसी हिसाब से होगा, वो नेचुरल तरीके से ही रेज होंगे। ये 2 ऑप्शन है। इंडियन एक्सपर्ट चाहते हैं कि उन्हें प्रोटेक्टेड एरिया में रखा जाए, फुल सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ जो है उन्हें रखें, शुरू के 6 हफ्ते निकालें, और उसके बाद जब उनका सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे तब दोबारा से वाइल्ड में जो है उन्हें रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन जो साउथ अफ्रीका के एक्सपर्ट हैं उनका मानना ये है कि ये सही नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो चीता हैं वो बड़े होने के बाद भी सर्वाइव कर पाएँ, तो आपको उन्हें वाइल्ड में ही क्या करना पड़ेगा, आपको रिलीज़ कर देना होगा शुरू से ही, और उन्हें वहीं रेज होने देना पड़ेगा, ताकि वो आसानी से इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या बाकी चैलेंजेस हैं, वाइल्ड में जो होने वाले चैलेंजेस हैं, उसे शुरू से ही जो है फेस करें। क्योंकि आप बाद में रिलीज़ करेंगे तो फिर हो सकता है उनकी डेथ हो जाए। तो ये अलग अलग व्यूज़ हैं। इंडिया वाले चाहते हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया में ये 7 कब्स को वो क्या करें, रेस करें। ठीक, तो ये बेसिकली क्या था, हमारा कंप्लीट आर्टिकल था, और ये डिबेट है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। हमारा लास्ट आर्टिकल है वाई हैव फ्रेश प्रोटेस्ट इरप्टेड इन सेनेगल। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। जनरली आपको वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है। कोई कंट्री अगर न्यूज़ में है तो वो क्यों न्यूज़ में है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। लास्ट ईयर 2023 में 4 कंट्री दे दी गई थी और पूछा गया था इनमें क्या कॉमन है, और उसका आंसर कूब था। वहाँ पर तख्ता पलट हुआ था, वो भी अफ्रीकन कंट्री थी, वो भी वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज थी। सेनेगल भी वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ फ़ोटो में देखोगे तो ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है सेनेगल, जो कि अटलांटिक ओशियन से बॉर्डर बना रही है। ठीक, इतना पता होना चाहिए अपने को बेसिक। ठीक, अब आगे बात करते हैं न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली जो प्रेसिडेंट हैं सेनेगल के, मेकी सॉल, उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को क्या कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। 15 फरवरी में होने वाले थे, अब ये जो है 15 दिसंबर को होंगे। ठीक, तो 10 महीने के लिए स्टॉल कर दिया है, 10 महीने के लिए इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया, और इसी के कारण यहाँ पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो दिया है। ठीक, क्योंकि ये ड्यू थे, 15 फरवरी को इनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा था। इनका ये सेकंड और अंतिम कार्यकाल है, इसके बाद ये लड़ नहीं सकते। तो इनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला था, लेकिन इन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया है। तो यहाँ पर भी हमें ऑटोक्रेसी देखने को मिल रही है। तख्ता पलट तो नहीं, लेकिन एक लीडर अपने आप को क्या करना चाहता है, बिना इलेक्शन के बने रहना चाहता है उस पद पे। सेनेगल की बात करें तो सेनेगल की हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है डेमोक्रेसी के, अगर आप सिद्धांतों की बात करें तो यहाँ पर इजीली ट्रांजिशन ऑफ पावर होता रहा है। सेम जो सेनेगल के प्रेसिडेंट हैं अभी, वो 2012 में जब फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट चुने गए थे, उस समय भी जो रेनिंग कैंडिडेट थे वो ये चाहते थे कि तीसरा टर्म लड़ें वो, लेकिन इनके कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 ही टर्म जो है मैक्सिमम एक पर्सन क्या कर सकता है, फाइट कर सकता है। जैसे अमेरिका में वैसे ही यहाँ पर भी है। सिमिलरली जो अभी जो प्रेसिडेंट हैं मैकी साल, वो भी ये चाहते हैं कि वो तीसरा टर्म लड़ें, क्योंकि उनका जो फर्स्ट टर्म था वो 5 साल में
उसकी 7 ईयर टेन्योर था, उसे 5 साल कर दिया गया था। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं एलिजिबल हूँ क्योंकि मेरा टेन्योर कम कर दिया गया था, मुझे एक और टेन्योर के लिए लड़ने के लिए क्या करना देना चाहिए, परमिशन देनी चाहिए। ठीक, और इसी कारण वो ये सब सारे नाटक कर रहे हैं। इलेक्शन को उन्होंने बढ़ा दिया है और वो चाहते हैं थर्ड टर्म में लड़ना। प्रोटेस्ट हो रहा है इसी कारण, क्योंकि ये एंटी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं। वहाँ के सेनेगल के लोग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। फ्रांस की ये कॉलोनी थी, लेकिन जब से 1960s में जो है इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके बाद से ये एकमात्र अफ्रीकन ऐसी कंट्री होगी जहाँ पर, मतलब और भी एक आध दो कंट्री ऐसी हो सकती हैं, लेकिन जहाँ पर अभी तक के वापस तख्ता पलट नहीं हुआ है, कूप नहीं हुआ है, और डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल है, इजी ट्रांजिशन ऑफ पावर, वो यहाँ पर अभी तक हमें देखने के लिए मिला है। तो ये बेसिकली हमारा क्या था, आर्टिकल था। प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, जेल में डाला जा रहा है अपोजिशन लीडर्स को, ये सारी चीज़ें हो रही है। मेन आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस कारण से प्रोटेस्ट हो रहा है, और ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक, ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।